नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माराना क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि मनु के अनुसार राज्य और धर्म संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो मनु की मनुस्मृति के अनुसार राज्य को धर्म पर आधारित उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म में नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवस्था के मूलभूत नियमों, प्रजा के हित के प्रति शासक के दायित्व, सदाचार के सिद्धांतों एवं शासन शक्ति का प्रयोग करते समय शासक की मर्यादाओं को है जो शामिल किया गया है। मनु ने धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना है और राज्य धर्म पर आधारित संस्था है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है जो आपके हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनु के अनुसार गुप्तचरों के प्रकार को समझाइए। तो मनु ने गुप्तचरों के 5 प्रकारों का है जो आपके वर्णन किया है। पहला है कापाटिक, दूसरा है आपके उदास्थित, तीसरा है गृहपति और आपके चौथा है व्यापारी और पांचवा है आपके तापस। तो देखिए यहाँ पर कापाटिक मनु के अनुसार ठोड़ कपटपूर्ण व्यवहार और जीविका का इच्छुक हैं, वो कापाटिक हैं। और यहाँ पर उदास्थित हैं, मनु ने संन्यास धर्म से पतित हो गए बुद्धिमान शुद्ध अंतःकरण वाले जीविका के इच्छुक व्यक्ति को आपके उदास्थित गुप्तचर कहा है। और गृहपति मनु ने जीविका से रहित एवं किसान के रूप में रहने वाले व्यक्ति जो कि कृषि कर्म के स्थान पर गुप्तचर्या करे वह गृहपति श्रेणी का गुप्तचर है जो आपके माना जाता है। और आपका व्यापारी के रूप में रहने वाले जीविका रहित व्यक्ति को जो वास्तव में गुप्तचर्या में लगा हो वह मनु ने व्यापारी गुप्तचर है जो आपके से माना है। और आपके पांचवा है आपके तापस, तपस्वी के वेश में रहते हुए गुप्तचर्या करने वाला व्यक्ति को मनु ने है जो तापस कहा है। क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए यहाँ पर कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझौतावादी सिद्धांत है जो आपके कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार कहा है कि संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति, निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर राजपद को धारण करने तथा संप्रभु शक्ति के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रण व नियंत्रित करने की प्रार्थना की। इसके प्रतिफल में प्रजा का आश्वासन यह है कि जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव, अपनी आय और अर्जित संपदा में से एक निश्चित भाग जो कि आपके कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी। अर्थात कौटिल्य ने राजा को अनुबंध का है जो आपके परिणाम माना है। अनुबंध मतलब जो कि प्रजा का सेवक होता है, अनुबंध है उनके प्रति। अब है जो आपके कौटिल्य का दंड सिद्धांत क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के अपराधी को सुनिश्चित दंड देकर अपराध का प्रतिकार किया जाना आवश्यक है। दंड की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। और यहाँ पर अभियुक्त पर आरोप पूरी तरह सिद्ध हो जाने पर ही दंड दिया जाना चाहिए। अभियुक्त मतलब जिसने कोई भी दोष किया है उस पर तभी दंड दिया जाना चाहिए जब है जो सिद्ध हो जाए। दंड देते समय राजा को शत्रु मित्र और प्रिय अप्रिय का भेद है जो नहीं करना चाहिए, कोई भी भेदभाव है जो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है आपके, और क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, दंड निर्धारित एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिखा है तो ये है सुधार के लिए राजा राम मोहन राय के तर्क को दीजिए। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा, बाल विवाह और आपके बहुदेववाद, विधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा, जाति प्रथा, पुरोहित प्रथा जैसी कुरीतियों के बंधनों से बंधे हुए भारत के मनुष्यों के लिए स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी हालत में देश की सबसे बड़ी समस्या मनुष्य को तर्क शून्य रीति रिवाज रूढ़ियों से मुक्त कराने के लिए इसके लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह एक अमानवीय सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा दूसरी ओर व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयोग को प्रोत्साहन दे। अतः कानून निर्माण के साथ साथ शिक्षा का प्रचार करना भी अनिवार्य है। तो ये है जो आपके राजा राम मोहन राय का विचार है। अगला ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद विश्व बंधुत्व के समर्थक थे, समझाइए। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद विश्व बंधुत्व के बिल्कुल समर्थक थे। उन्होंने सार्वदेशिक धर्मों की चर्चा की है, तथापि वे भारत की संस्कृति और उसके समाज और धर्म से असीम प्रेम करते थे। उनके उत्थान के लिए उत्कृष्ट उनके मन में अभिलाषा थी, तथापि किसी अन्य धर्म और समाज से वे घृणा नहीं करते थे। वह मानव के भेद के विरोधी थे। उनका कहना था कि कोई मनुष्य, कोई जाति दूसरों से घृणा करते हुए जीवित नहीं रह सकती।
विवेकानंद को मनुष्य मनुष्य से भेद है जो अकड़ता था, मतलब उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। उनकी सार्वदेशिकता पर टिप्पणी करते हुए शिकागो में धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया, जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहां केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की। विवेकानंद को निसंदेह भारत से असीम प्यार था और वे हिंदू धर्म तथा समाज के उत्थान के अभिलाषी थे, लेकिन दुनिया की अन्य किसी भी जाति से अथवा धर्म से और दुनिया के किसी अन्य राष्ट्र से वे घृणा नहीं करते थे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आर्य समाज की स्थापना के बारे में बताइए। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को है जो आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में 10 नियमों का सार है इस प्रकार। सभी प्रकार के ज्ञान का आधार वेद हैं। सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत निराकार, अजन्मा, अमर, सर्वव्यापी ब्रह्मा। मनुष्य को मन, वचन तथा कर्म से सत्य के मार्ग पर चलते हुए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। आर्य समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, कुरीतियों व गोहत्या को समाप्त कर संसार की आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं। यह स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और व्यक्ति के नैतिक विकास, स्वतंत्रता की शिक्षा, प्रचार प्रसार और गो रक्षा का कट्टर समर्थक हैं। तो ये हैं जो आपके आर्य समाज है। आर्य समाज से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। शुद्धि आंदोलन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो शुद्धि आंदोलन धर्म के प्रति दयानंद के रूढ़ि मुक्त और सुधारवादी आग्रह को भली भांति व्यक्त करता है। निसंदेह शुद्धि आंदोलन ईसाई और मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए भी गंभीर चुनौती था। दयानंद सरस्वती ने आपके सर्वाधिक विकसित धार्मिक कार्य शुद्धि आंदोलन रहा। उन्होंने यह घोषणा की कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, वे चाहे तो पुनः हिंदू धर्म में है जो प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए है जो आपके शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। सर सैयद अहमद खान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादारी के रूप में कार्य किया, इसी कारण उसे हैं जो सिवारे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। और उन्होंने सरकार को मुसलमानों के अनुकूल बनाने में सर सैयद अहमद खान ने भारतीय विद्रोह के कारण और भारत के वफादार मुसलमान नामक पुस्तिका निकाली। 1864 में गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका स्थायी कार्यालय बाद में अलीगढ़ में है जो आपके रहा। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की एक स्कूल के रूप में स्थापना की। 1878 से 82 के दौरान वे वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे। 1886 में उन्होंने मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया तथा 1888 में उन्होंने इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन स्थापित किया। 1893 में एक राजनीतिक संगठन मोमेडियन एग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना है जो इन्होंने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी लिखिए। तो आपके गोखले एक उदारवादी और नैतिक विचारक थे। वे साधन व साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। वह ब्रिटेन की उदारता व न्याय प्रत्या में है जो आस्था रखते थे। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र आदि की स्थापना करेगा। इसी कारण वह सांकेतिक स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन करते हैं और इसी आधार पर ब्रिटिश के अंदर स्वशासन की मांग करते हैं। और आपके भारतीय राष्ट्रवाद के भी वे समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की कमियों को भी हैं जो देखा और उन्होंने भारत में सुधारों की मांग की। इसी कारण उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण, नौकरशाही, भारतीकरण, केंद्रीय परिषद के विस्तार आदि की हैं जो इन्होंने मांग की थी। तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की व्याख्या करते हुए तिलक द्वारा स्वराज के साधनों की व्याख्या कीजिए। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को स्वराज शब्द से व्यक्त किया जा सकता है। तिलक के लिए स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आप लिखेंगे तो भी इम्प्रेशन अलग ही पड़ता है। तिलक स्वराज के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थक करते हैं जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है तथा स्वराज समस्त राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रकृति का आधार है। तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए निम्न साधनों को महत्वपूर्ण माना: स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक ने बंग भंग और होम
होम रूल आंदोलन का भी समर्थन है जो आपके किया है। स्वदेशी और बहिष्कार के प्रति तिलक के विचार स्पष्ट कीजिए। तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए स्वदेशी और बहिष्कार को दो अति महत्वपूर्ण साधन माने हैं। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार को वैचारिक स्तर तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु भारतीयों में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक माना। स्वदेशी देशवासियों में आत्मविश्वास की एक भावना थी, वह बहिष्कार उसका आंदोलनात्मक स्वरूप था। बहिष्कार से उनका अभिप्राय केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, अपितु इसका प्रयोग भारतीय जनजीवन पर प्रभाव डालने वाले अन्य बाहरी तत्वों का भी बहिष्कार करने से है। अब यहाँ पर तिलक के समाज सुधारकों से संबंधित योजना को प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर तिलक चाहते थे कि समाज सुधार को व्यक्तिगत जीवन में तथा आचरण से लोग प्रेरणा प्राप्त करें तथा लोगों के सम्मुख समाज सुधार के प्रत्यक्ष उदाहरण पेश करें। तिलक के सुझाव निम्न थे। उनकी पुत्रियों का विवाह 16 वर्ष की आयु तथा पुत्र का विवाह 20 वर्ष की आयु में करना चाहिए, और यहाँ पर केवल विधवा विवाह की स्थिति को छोड़कर वे 40 वर्ष की आयु के बाद विवाह न करें। पूर्णतः मद्य निषेध मतलब दारू ना पिए। सुधारक और परिवार जन विवाह में दहेज बिल्कुल न ले। विधवाओं का विरूप नहीं किया जाए। तो यहाँ पर विधवाओं का विरूप मतलब सती प्रथा ये था विरूप। प्रत्येक सुधारक को अपनी मासिक आय का 10वां भाग सार्वजनिक हित के लिए है जो आपके दान करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो बंगाली लेखक और राजनेता रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, दार्शनिक और सांस्कृतिक सुधारक थे। वह भारतीय स्वतंत्रता की लंबी अवधि के दौरान जीवित रहे और एशिया के कई राजनीतिक नेताओं से वो परिचित थे। टैगोर की राजनीति के दो महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो टैगोर की राजनीति ने एक स्पष्ट द्विपक्षीय प्रदर्शित की है। एक और उन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद की निंदा की, कभी कभी भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए पूर्ण समर्थन की आवाज़ उठाई। दूसरी ओर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को भी त्याग दिया। सितंबर 1925 के अपने तीखे निबंध द कल्ट ऑफ द चरखा गांधीवाद और असहयोग आंदोलन के तत्वों के लिए एक संकेत में इसमें है जो इसकी निंदा की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर समझते थे कि राष्ट्रवाद धर्म संवेदना हर लेने वाली औषधि की भांति खतरनाक है। समझाइए। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर समझते हैं कि राष्ट्रवाद धर्म संवेदना हर लेने वाली औषधि की तरह आपके खतरनाक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद मनुष्य की चिंतन की शक्तियों को कुटित कर देता है और उसे उन सत्ताधारियों का विनम्र दास बना देता है जो दूरस्थ उपनिवेशों से लाभ बटोरने के उद्देश्य से उत्पाद की दैत्यकार व्यवस्था की रचना करते हैं। संगठित राष्ट्रवाद मनुष्य की आध्यात्मिक संवेदन शक्ति पर तुषारपात कर देता है। परिणामतः वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य अर्थात प्रेम, नैतिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक सामंजस्य के महान आदर्शों के प्रति अंधा हो जाता है। कृष्ण ने अरविंद घोष के मानव एकता का आदर्श नामक धारणा से क्या आशय है? प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने मानव जाति को विश्व संघ की अवधारणा के लिए प्रेरित किया था। अरविंद घोष ने अपनी घटना को मानव एकता आदर्श नामक पुस्तक में रखा था। उन्होंने मानव एकता के आदर्श को प्रकृति की योजना का अंग मानते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह स्वप्न भविष्य में एक दिन अवश्य ही साकार होगा। अरविंद ने इस आदर्श को प्रकृति की योजना का अंग इसीलिए बताया है क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम सब एक दूसरे के घटक हैं और एक यांत्रिक तथा बाह्य आवश्यकताएं हमें एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित करती हैं। हम स्वयं को क्रमशः परिवार, कबीले और ग्राम जैसे उत्तरोत्तर समूहों में संगठित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इतिहास बताता है कि मनुष्य की प्रकृति सदैव उत्तरोत्तर बड़ी इकाइयों का निर्माण करने की रही है। गांव अपने आप को राज्यों में और राज्य अपने आप को साम्राज्य में संगठित करते रहे हैं। यदि मानव चरम विकास करना है तो हमें राज्य के विचार का अतिक्रमण करके यह स्वीकार करना होगा कि संपूर्ण मानव जाति एक इकाई है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जी के अनुसार अहिंसा के प्रकार बताइए या अहिंसा के प्रकार बताइए। देखिए, गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं, जागृत, निर्बल और कायरों की अहिंसा। यहाँ पर जागृत अहिंसा, वीर व्यक्तियों की अहिंसा, अहिंसा के इस रूप का पालन पूर्ण रूप दृढ़ आत्मबल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अहिंसा के प्रति
अपनी नैतिक आस्था तथा दृढ़ इच्छा शक्ति होने के कारण वह अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते। अब निर्बल और अवसरवादिता की अहिंसा। ऐसे व्यक्तियों की अहिंसा में नैतिक आस्था नहीं होती, यह एक निष्क्रिय प्रतिरोध है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा और निर्बलता के कारण इसको अपनाते हैं, ठीक है, दबाव के कारण। अब है कायरों की अहिंसा। कभी कभी कायर और डरपोक लोग जो अपने विरोधी का सामना नहीं कर सकते अपने आप को अहिंसक मानते हैं। यह अहिंसा का निकृष्टतम मतलब सबसे घटिया है जो आपके प्रकार हैं। गांधी जी ने कहा है कि कायरता और हिंसा में से एक का चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा। बुनियादी शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार बताइए। गांधी जी शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर बुनियादी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी का मानना था कि विधायी शिक्षा अर्जन में केवल औपचारिक शिक्षा ग्रहण न करे वरन शारीरिक श्रम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कलात्मक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करे। वह ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जिसमें कि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा जाता हो। उनके अनुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों को विभिन्न दस्तकारी, कताई कला आदि का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। इससे बालक में न केवल बौद्धिक शक्तियों का विकास होगा अपितु वह शारीरिक श्रम की उपयोगिता को भी समझ सकेगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू के पंचशील समझौते की व्याख्या कीजिए। तो नेहरू ने अप्रैल 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर पहला है, राज्यों द्वारा एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना, अनाक्रमण। और यहाँ पर तीसरा है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है, समानता व पारस्परिक लाभ की भावना रखना। पांचवा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये पांचों सिद्धांत नवीन अंतर्राष्ट्रीय जीवन का शिलान्यास करते हैं जो शांति, नैतिकता तथा परस्पर सहयोग पर आधारित हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीयता शांति मूलक हैं और युद्ध विरोधी हैं, ठीक है, शांति मूलक हैं और युद्ध विरोधी हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म पर अंबेडकर के विचार लिखिए। धर्म का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन धर्म को विवेक, तर्क, वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त विकृतियों का विरोध करते हुए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से अमानवीय और अन्यायपूर्ण मानकर इन्होंने जड़ मूल से समाप्त करने पर बल दिया। अंबेडकर का मत था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया जाना चाहिए। समस्त नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने में अंतःकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा राज्य के व्यापक हित में तथा समाज सुधार और अंधविश्वासों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए राज्य द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृतियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्रकार होने के साथ साथ चिंतक, लेखक भी थे। उनकी कृतियाँ हैं, दो योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य और आपके एकात्मक मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा और एक प्रेम कथा, ठीक है। ये इसमें से आप 4-5 हैं जो ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस दल की स्थापना की थी? तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। इस दल का वर्तमान नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसकी स्थापना में उनके गुरु गोवलकर जी की प्रेरणा निहित थी। 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी ने इस दल के महामंत्री बने और इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए थे। 1967 में कालीकत अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन है आपके, एम.एन. राय के आर्थिक विचार लिखिए। एम.एन. राय समग्र आर्थिक विकास पर बल देते थे। नव मानवतावाद व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करता है लेकिन व्यक्ति को मात्र आर्थिक इकाई मानने के विरुद्ध है। मानवतावाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है तथा आर्थिक विकास के लिए व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जिससे समाज कल्याणकारी होगा। अनेक सहकारी समितियों का गठन होगा जो उत्पाद विनिमय, वितरण सब प्रकार के कार्यों को पूरा करेगी। रविंद्रनाथ राय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
माधवेंद्र नाथ राय, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, एक अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान, विचारक तथा एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता थे। उन्होंने विपुल साहित्य एवं 6000 पृष्ठों की एक पुस्तक आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक परिणाम भी लिखी। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम.एन. राय का महत्वपूर्ण स्थान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमारे सामने मौलिक मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में एक नवीन योगदान माना जा सकता है। इसे नव मानववाद अथवा वैज्ञानिक मानववाद भी कहा जाता है। राय ने भौतिकवाद की भी एक नई व्याख्या की और इसे एक नैतिक पुट प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का जय घोषणा करके उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। राय ने दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत भी हमारे सामने रखा, लेकिन उन्होंने जिस रूप से और जिस दुराग्रह के साथ गांधीवाद, धर्म, ईश्वर, राष्ट्रवाद की आलोचना की, वह निश्चय ही उनके चिंतन का अशोभनीय पहलू माना जाएगा। ने जयप्रकाश नारायण के जनतंत्र समाज के कार्यक्रम किन किन मुद्दों को शामिल किया है? जयप्रकाश नारायण के अप्रैल 1974 में एक निर्दलीय संगठन जनतंत्र समाज की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया: मौजूदा चुनाव पद्धति के विकल्प की तलाश, चुनाव में ईमानदारी, लोकतंत्र और स्वाधीनता के बारे में जनमत जगाना और दल बदल विधेयक के आपत्तिजनक मुद्दों का विरोध, लोगों में नागरिक स्वाधीनताओं के लिए जागरूकता पैदा करना, शांतिमय और विधि सम्मत तरीकों से आवश्यकता अनुसार विरोध प्रदर्शन, समाज में भ्रष्टाचार की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, सार्वजनिक जीवन से जातिवाद और अस्पृश्यता के कुप्रभावों को उजागर करना, सबके लिए एक जैसी नागरिक अधिकार संहिता के लिए प्रयास करना, लोकतंत्री और शांतिमय उपाय से जनता के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के प्रयास और प्रादेशिक भाषाओं के समाचार जगत की स्वाधीनता और निर्भरता की रक्षा के लिए हैं, जो आपके प्रयास करना। राम मनोहर लोहिया के चौखंबा सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार सर्वोच्च अधिकार मात्र केंद्र और इकाइयों में ही नहीं रहना चाहिए, अपितु इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देना चाहिए। चौखंबा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, इन चारों स्तंभों में शक्ति का विभाजन किया जाए। इस व्यवस्था में राज्य का सर्वोच्च सत्ता इस प्रकार विभक्त रहेगी: उसके अंदर रहने वाला समुदाय अपनी इच्छा अनुसार जीवन चला सकेगा, लेकिन इसके बीच बंधन अवश्य रहेगा जो इन इकाइयों को एक सूत्र में बांधे रह सके। प्रत्येक स्तंभ यथा ग्राम, जिला, प्रांत तथा केंद्र के कार्य तथा शक्तियाँ निर्धारित की जाएगी। ग्राम, नगरों, मंडलों में पंचायत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। ये कल्याणकारी नीतियों को तथा कार्यों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। तो अब हम देखने वाले बड़े क्वेश्चन लघुरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपके 250 या 300 शब्दों में आपको लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या करें। तो देखिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का उल्लेख उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने राजनीति, कूटनीति और राज्य प्रबंधन पर विचार हैं जो प्रस्तुत किए हैं। मंडल सिद्धांत के अनुसार राज्य शक्ति संतुलन, साम्राज्य विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ने एक राजा के अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति का है जो उल्लेख किया है। यहाँ पर मंडल सिद्धांत का सार क्या है? तो देखो, कौटिल्य ने कहा है कि हर राज्य के पड़ोसी राज्य प्राकृतिक रूप से शत्रु होते हैं और उनके बाद के राज्य स्वाभाविक रूप से मित्र होते हैं। इस प्रकार एक राजा शत्रु और मित्र और उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर मंडल बनाते हैं। कौटिल्य के अनुसार यह नीति इस प्रकार है जो आपके काम करती हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा अरि। अरि का मतलब होता है आपके शत्रु। पड़ोसी राज्य जो स्वाभाविक रूप से आपके राज्य का प्रतिद्वंदी होगा, मतलब शत्रु होगा। और अब मित्र, तो अरि का पड़ोसी राज्य जो आपके स्वाभाविक रूप से मित्र होंगे, क्योंकि दोनों एक समान शत्रु हैं। अब यहाँ पर मित्र का मित्र, यहाँ पर मित्र का पड़ोसी राज्य जो आपका समर्थन में हो सकता है, ये भी है जो आपका समर्थन। और अरि का अरि, तो शत्रु का शत्रु जो कि एक आपके देखिए यहाँ पर जो कि एक संभावित सहयोगी हो सकता है। अब मंडल सिद्धांत की उपयोगिता का क्या है? अब यहाँ पर देखिए, मंडल सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो राज्य के विस्तार में सहायक। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक राजा को अपने राज्य का विस्तार करने और शत्रुओं का सामना करने की रणनीति सिखाता है।
कूटनीति संबंध में सहायक, मंडल सिद्धांत की सहायता से राजा अपने शत्रु मित्रों और मित्रों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकता है। संतुलन की नीति, तो यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर राजा शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत संतुलन नीति को अपना सकता है। ये हो गया। और अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत उनकी गहन राजनीतिक समझ और सामरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने राज्य के आपसी संबंधों को समझने और राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए इस सिद्धांत का उपयोग बताया है। कौटिल्य का यह सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि यह शक्ति संतुलन और यहाँ पर राजनीति जटिल पहलुओं को समझने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीयता पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता पर अपने विचार में भारत की सांस्कृतिक एकता, आदर्शों और आध्यात्मिकता को प्रमुखता दी है। उनका मानना था कि भारत की राष्ट्रीयता केवल राजनीतिक आधार पर ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से सशक्त होनी चाहिए। वे भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक शक्ति को ही देश का उत्थान का मार्ग मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रीयता पर विचार, पहला है आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक एकता। ऐसे पॉइंट बनाकर ही आपको लिखने हैं। विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीयता का आधार आध्यात्मिकता को माना है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसकी धर्मनिष्ठता में निहित है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को एक अटूट बंधन में बांधती हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिकता है और यह भारतीय समाज को विश्व में अलग पहचान देती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श। विवेकानंद का मानना था कि भारत की राष्ट्रीयता का उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए, यानी सभी का कल्याण हो। उन्होंने विश्व बंधुत्व और समता का आदर्श प्रस्तुत किया। इसे भारत की राष्ट्रीयता का आधार बताया गया। उनके अनुसार सच्ची राष्ट्रीयता तभी विकसित हो सकती है जब सबको सम्मान दे और आपको भी सम्मान मिलेगा। ठीक है, सबको सम्मान के रूप से सम्मान दे। ठीक है, उनके अनुसार एक सच्ची राष्ट्रीयता तभी विकसित हो सकती है जब सबको समान रूप से सम्मान दे। ठीक है, सबको समान रूप से सम्मान दे। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीयता में सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि भारत की एकता और उसकी विविधता में है। वे धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे, मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। युवा शक्ति को आह्वान किया है। यहाँ पर आपके विवेकानंद ने युवा देश शक्ति और भविष्य का आधार माना है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत का युवा वर्ग जागरूक और सशक्त बनता है तो भारत की अपनी महानता को पुनः प्राप्त कर सकता है। और उनके अनुसार युवाओं को आत्मनिर्भर और दृढ़ संकल्पनी बनना आवश्यक है, तभी राष्ट्रीयता का विकास सहायक सिद्ध होगा, राष्ट्रीयता का विकास हो सकेगा। शिक्षा और स्वावलंबन, विवेकानंद ने राष्ट्रीयता के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार सशक्त भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब नागरिक शिक्षित आत्मनिर्भर होंगे। वे मानते थे कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने तक का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास को विकसित करने का माध्यम है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों में भारत की राष्ट्रीयता का आधार उसकी संस्कृति, एकता, आध्यात्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता में निहित है। वे भारत के एक जागरूक, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, जिसमें सभी वर्गों का उत्थान हो, कल्याण हो, और वे धर्मनिरपेक्षता इन सब में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हैं जो लिखिए। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में अपने विचार बड़े ही विशिष्ट और गहन दृष्टिकोण से व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार राष्ट्रवाद मानवता की भावना के विपरीत हो सकता है यदि वह संकीर्णता, अहंकार और दूसरों के प्रति असहिष्णुता को जन्म देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद के अतिवादी रूप की आलोचना की और इसे हैं जो मानवता की समग्र भलाई के लिए आपके हानिकारक माना है। बात पर रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख विचार, तो पहला है मानवता का
महत्व। टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर मानवता और सार्वभौमिकता को प्राथमिकता दी है। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की संकीर्णता इंसान को बांधती है, जबकि मानवता की भावना सभी को एक साथ जोड़ती है। उनके अनुसार एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब वह मानवता के हित के लिए कार्य करे, न कि अपने स्वार्थ में। अहंकार और असहिष्णुता से मुक्त राष्ट्र। टैगोर का मानना था कि राष्ट्रवाद अक्सर अहंकार और दूसरों के प्रति घृणा, असहिष्णुता को जन्म देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि राष्ट्र के भाव में अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना आ जाती है तो वह समाज और राष्ट्र दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है। आधुनिक सभ्यता और आपके मशीनरी की आलोचना की है। टैगोर ने पश्चिमी संस्कृति, राष्ट्रवाद जो कि औद्योगिक क्रांति और मशीनरी पर आधारित था की आलोचना की है। उनके अनुसार ऐसी सभ्यता ने इंसान को अपनी आत्मा से दूर कर दिया है और उसे यंत्रवत बना दिया है। टैगोर का मानना था कि यह राष्ट्रवाद मनुष्यों में भौतिकता, लालच और अन्य समाजों से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जो कि मानवता के लिए घातक हो सकता है। जो कि अभी आप देख सकते हैं पूरा यही चल रहा है यहाँ पर। समग्र विकास की दृष्टि, तो टैगोर ने राष्ट्रवाद को समाज के समग्र विकास की दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया। उनके अनुसार राष्ट्र का उद्देश्य केवल सैन्य शक्ति और राजनीतिक विस्तार तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय राष्ट्र का विकास शिक्षा, सांस्कृतिक समृद्धि और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रवाद का विश्व शांति पर प्रभाव। टैगोर का मानना था कि राष्ट्रवाद की अंध भावना अंततः युद्ध, संघर्ष और हिंसा को जन्म है जो आपके देती हैं। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखा और इसके प्रति चेताया। टैगोर का मानना था कि सभी देशों को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो समग्र रूप से मानवता के हित में कार्य करे, न कि राष्ट्रवाद के हित में। तो ऐसा इन्होंने कहा है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद को सीमित और अहंकारी भावना में न बांधकर मानवता और सार्वभौमिकता के दायरे में देखा जाना चाहिए। उनके विचारों में राष्ट्रवाद का उद्देश्य संकीर्ण नहीं बल्कि व्यापक होना चाहिए, ताकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सौहार्द, सहयोग और शांति का मार्ग अपनाएं। टैगोर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें राष्ट्रवाद की सीमाओं को समझने और इसे मानवता की भलाई के लिए एक सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत के संदर्भ में नेहरू द्वारा प्रतिपादित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का मूल्यांकन करें। तो देखिए, आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल धार्मिक तटस्थता नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना है, नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना। भारत में विविध धर्मों और संस्कृतियों के होने के कारण नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता को न केवल एक नीति बल्कि भारतीय समाज की पहचान और एकता के लिए आवश्यक माना। नेहरू द्वारा प्रतिपादित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के प्रमुख पहलू हैं सभी धर्मों का सम्मान करना। तो नेहरू का मानना था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान करना है। उन्होंने कहा है कि एक धर्म विशेष को अन्य धर्मों पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से वे एक ऐसे समाज बनाना चाहते थे जहां सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिले। राज्य और धर्म का पृथक्करण। नेहरू ने स्पष्ट रूप से यह बात रखी है कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार भारतीय राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए जो कि किसी भी धर्म के अनुयायियों के लिए अधिकारों का संरक्षण करे। और सामाजिक एकता और सद्भाव। नेहरू जी ने भारत की विविधता को एक शक्ति के रूप में देखा। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्षता देश में सामाजिक एकता और सद्भावना को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वे यह मानते थे कि केवल धार्मिक विविधता को स्वीकार करके ही एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा और विज्ञान का महत्व। तो नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता को एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के रूप में भी देखा। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया है और अंधविश्वासों, कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। उनका मानना था कि शिक्षा से ही धर्मनिरपेक्षता का विकास है जो संभव हो सकता है।
राष्ट्रीयता का स्वरूप। नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ने भारतीय राष्ट्रीयता के रूप को भी प्रभावित किया। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीयता के रूप में प्रस्तुत किया जो न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों का समावेश करती हैं बल्कि उनकी सांस्कृतिक विविधताओं को भी स्वीकार करती हैं। सकारात्मक प्रभाव, समाज में चुनौती और यहाँ पर आधुनिक संदर्भ, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष, नेहरू द्वारा प्रतिपादित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें भारत को एक विविधता में एकता का प्रतीक बताया गया है। हालांकि इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है और समाज में सहिष्णुता और सद्भावना को बढ़ावा देने का एक सशक्त साधन है जो बनी हुई है। संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। और ये इम्पोर्टेंट है, देखिए संपूर्ण क्रांति का विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता और समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की आवश्यकता पर बल देता है जो न केवल राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए आवश्यक है बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का भी आह्वान करता है। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार में छात्रों के आंदोलन के दौरान इस विचार को प्रस्तुत किया जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई करना था। संपूर्ण क्रांति की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन। संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य समाज के ढांचे में गहन बदलाव लाना है। इसका लक्ष्य वर्ग संघर्ष, जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई करना, एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। दूसरा है राजनीतिक सुधार। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा जिसमें ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी हो। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की कार्यशैली में भी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। आर्थिक न्याय। संपूर्ण क्रांति में आर्थिक सुधारों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसका उद्देश्य गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए न्यायपूर्ण संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था में समानता लाना। जयप्रकाश नारायण ने किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। चौथा है आध्यात्मिकता और नैतिकता। तो संपूर्ण क्रांति एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल भौतिक और सामाजिक बदलाव पर ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ये जोर देती है। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि सच्चे परिवर्तन के लिए लोगों में आत्मनैतिकता और आत्मानुशासन होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। जन भागीदारी। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में जन साधारण की सक्रिय भागीदारी को भी आवश्यक माना। लोगों को जागरूक करना, उन्हें संगठन में लाना और उनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपूर्ण क्रांति का प्रभाव। 1974 का छात्र आंदोलन। तो यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का पहला उदय 1974 के छात्र आंदोलन के रूप में हुआ जिसमें संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन ने भारत के कई हिस्सों में युवाओं और छात्रों को एकत्रित किया और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। समाज में जागरूकता। इस विचार ने समाज में जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा दिया। कई सामाजिक संगठनों और आंदोलनों ने इस विचार को अपनाया और अपने कार्यों में इसे शामिल किया। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। संपूर्ण क्रांति ने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक स्पष्ट आवाज़ उठाई जो बाद के वर्षों में कई जन आंदोलनों और सुधारकों का आधार बनी। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक विचार है बल्कि यह समाज के हर स्तर पर गहन बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। जयप्रकाश नारायण का यह विचार आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह समाज में समानता, न्याय और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। संपूर्ण क्रांति का सपना एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां सभी लोग समानता, स्वतंत्रता के साथ रह सके और इसका मूल उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्र नीति में आचार्य शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। शुक्र नीति प्राचीन भारतीय राजनीति और प्रशासन के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे आचार्य शुक्राचार्य द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ मुख्यतः राजनीति, प्रशासन, राज्य के संचालन के लिए उपयोगी नीतियों पर आधारित है। शुक्राचार्य ने इस ग्रंथ में विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया
जो कि किसी राज्य की स्थिरता, विकास और जनता की भलाई के लिए आवश्यक हैं। आचार्य शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य पहलू। पहला है राजा की भूमिका। आचार्य शुक्र के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य राज्य की रक्षा करना, नागरिकों के कल्याण की चिंता करना और न्याय का संरक्षण करना। राजा को बुद्धिमान, शूरवीर और ईमानदार होना चाहिए ताकि वह अपने राज्य का सही ढंग से संचालन कर सके। राजा को एक समक्ष सलाहकार मंडल का गठन करना चाहिए जिसमें विद्वान, विशेषज्ञ और अनुभवी लोग शामिल हो ताकि सही निर्णय लेने में उसे मदद मिले। कहीं पर अंतर्द्वंद उसके अंदर पैदा हो तो वो अपने मंत्रियों से सलाह ले सके। दूसरा है प्रशासन की संरचना। शुक्र नीति में प्रशासन की एक स्पष्ट संरचना का वर्णन किया है। इसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यों का विवरण किया है जिससे आसानी से कामों को संभाला जा सके। प्रमुख अधिकारी। प्रशासन में विभिन्न प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जैसे कि मंत्रियों, सेनापतियों, न्यायाधीशों का। प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए ताकि कार्य हैं जो सुचारू रूप से चल सके और जल्दी पूरा हो सके। शासन के क्षेत्र। राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि स्थानीय मामलों का संचालन करे ताकि राजा के पास इतनी भीड़ भाड़ न आए। तीसरा है न्याय और कानून। आचार्य शुक्र ने न्याय के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार राज्य का संचालन कानून और व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। और न्यायिक प्रणाली। उन्होंने न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया जहां नागरिकों को अपने विवादों का निवारण मिल सके। न्यायाधीशों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। सुरक्षा और रक्षा। राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यहाँ पर शुक्राचार्य ने सेना के संगठन, प्रशिक्षण और सुसज्जीकरण के महत्व पर बल दिया। राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य बल होना चाहिए जो कि आक्रमणों से बचा सके। सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ। आचार्य शुक्र ने कृषि, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों का वर्णन किया। कृषि का विकास। उन्होंने कृषि आर्थिक विकास का मूल आधार माना है। कृषि को आर्थिक विकास का मूल आधार माना है और इसके लिए उचित संसाधनों और तकनीकों के उपयोग का सुझाव दिया। उस टाइम तकनीकें भी थी क्या? ठीक है, विधि होगी कोई। व्यापार और वाणिज्य। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देने के लिए उचित नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जनता की भलाई। राज्य का उद्देश्य जनता की भलाई होनी चाहिए। प्रशासन को नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्य करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। निष्कर्ष। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था एक सुव्यवस्था, सुसंगठित ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है जो कि किसी राज्य की स्थिरता, विकास के लिए आवश्यक है। यह ग्रंथ न केवल प्रशासनिक नीतियों को निर्धारित करता है बल्कि राजा की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी प्रकाश डालता है। आचार्य शुक्र के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और उनके विचारों में न्याय, सुरक्षा और जनता के लिए कल्याण की भावना निहित है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारत के संदर्भ में राष्ट्र की अवधारणा की व्याख्या करें। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक थे जिन्होंने एकात्मकता की विचारधारा के अंतर्गत राष्ट्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। एकात्मकता उनके विचारों का मुख्य आधार भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आपके समाज के मूलभूत तत्वों पर आधारित था। उपाध्याय ने राष्ट्र की अवधारणा को एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण से समझाया है और उन्होंने यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक पहलुओं का समावेश किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारत के संदर्भ में राष्ट्र की अवधारणा के प्रमुख पहलू। पहला है एकात्मकता का सिद्धांत। तो उपाध्याय ने एकात्मकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है जिसमें आपके मानवता, प्रकृति और संस्कृति का सामंजस्य संबंध स्थापित किया गया है। उनके अनुसार एक सच्चा राष्ट्र वही है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है और जहां सभी समुदाय, जातियों और धर्मों को सम्मान प्राप्त होता है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं बल्कि यह लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव पर आधारित है। भारत की सांस्कृतिक पहचान। उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्र की आधारशिला माना। उन्होंने कहा है कि भारत की विविधता में एकता और सहिष्णुता का तत्व निहित है। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्र
भारतीय राष्ट्र की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर, भाषा और धार्मिक विविधताओं में निहित है। सामाजिक समानता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसे राष्ट्र की आवश्यकता पर बल दिया जहां सभी वर्गों और जातियों के लोग एक साथ मिलकर रह सके। उन्होंने सामाजिक समरसता या समानता को राष्ट्र की मजबूती के लिए आवश्यक माना। उनका मानना था कि जब समाज के सभी हिस्से एकजुट होकर काम करते हैं तब राष्ट्र मजबूत होता है। आध्यात्मिकता। उपाध्याय ने राष्ट्र के विकास में आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र केवल भौतिक विकास के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए भी प्रयास करे। स्वदेशीता का महत्व। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशीता की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपने संसाधनों, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना है। उनके अनुसार एक मजबूत राष्ट्र वही होगा जो अपनी स्थानीय संस्कृति, संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक और सामाजिक विकास करे। सकारात्मक राजनीति। उपाध्याय ने राजनीति में नैतिकता और सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य समाज के उत्थान और राष्ट्र की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात की जिसमें सभी नागरिकों को सम्मान, अधिकार और अवसर प्राप्त हो। निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हैं, जो कि आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इतना पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की व्याख्या करें। तो अरविंद घोष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को विकसित किया जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की आवश्यकताओं को भी उजागर करती हैं। उनके अनुसार उनके विचारों में आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता का घनिष्ठ संबंध है और उन्होंने इसे भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता है आध्यात्मिकता का आधार। अरविंद घोष ने विश्वास किया है कि राष्ट्र का वास्तविक आधार उसकी आध्यात्मिकता में निहित है। उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता की गहराई में आध्यात्मिकता एक महत्वपूर्ण स्थान है जो उसे अन्य देशों से अलग बनाती है। यहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण से देखा है जहाँ मानवता की उच्चतम संभावनाओं की खोज की जाती है। राष्ट्रीय पहचान। घोष ने भारतीय राष्ट्रीयता को एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में देखा। उनका मानना था कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बल्कि साझा संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान से बनता है। राष्ट्र की मुक्ति। अरविंद घोष के अनुसार वास्तविक मुक्ति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानवता के आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत को अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी और बाहरी शक्ति से मुक्ति पाने के लिए आत्मज्ञान को और अधिक बढ़ाना होगा। उनका मानना था कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही राष्ट्र सशक्त हो सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो घोष ने भारतीय राजनीति तो घोष ने भारतीय समाज में गहरी जड़ें फैली हुई बुराइयां, जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समर्थन किया जिसमें सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर दिए। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना या कल्पना की जिसमें आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और मानवता के उच्चतम मूल्यों को सम्मान मिले। कर्म और तप। अरविंद घोष ने कर्म और तप को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व माना। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों के समर्पण और कार्य के माध्यम से होता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ठीक है, अब हैं जो आध्यात्मिक नेतृत्व और ये हैं जो आपका निष्कर्ष रहा जिसमें आप ये पूरा देख सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया, ये सब किया, वो सब किया। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो राजा राम मोहन राय 1772 से आपके 1833 तक भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में आधुनिकता लाने वाले एक अग्रणी नेता के रूप में जाना जाता है और उनके राजनीतिक विचारों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव भी रखी थी। उनका दृष्टिकोण मुख्यतः सामाजिक सुधार, धार्मिक एकता और राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में केंद्रित था। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार के प्रमुख पहलू निम्न हैं। सामाजिक सुधार। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने
भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए भी आंदोलन किए। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। 1829 में इस प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभाई। उनका मानना था कि समाज का विकास तब संभव है जब सभी वर्ग और जातियों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। और धार्मिक एकता, यहाँ पर राय ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता के लिए प्रयास किए। उन्होंने सभी धर्मों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा दिया और भारतीय संस्कृति की एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को संरक्षित करते हुए धर्म सुधार करना था। इस समाज ने धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और मानवता के प्रति सेवा की भावना को बढ़ावा दिया। राजनीतिक अधिकारों का समर्थन, राजा राम मोहन राय ने भारतीय राजनीतिक अधिकारों की रक्षा को भी महसूस किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की। उन्होंने हैं जो राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विचारशीलता और शिक्षा पर जोर दिया। उनका मानना था कि केवल शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं जो रह सकते हैं। अब शिक्षा का महत्व, राय ने शिक्षा को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को जागरूक करने और अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। उन्होंने आधुनिक विज्ञान, गणित और भाषाओं की शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें भारतीय समाज को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आधुनिकता और पश्चिमी विचारों को स्वीकार किया है राजा राम मोहन राय ने, और यहाँ पर स्वतंत्रता और आपके आत्मनिर्णय पर बल दिया है। निष्कर्ष यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो कुछ भी कहा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। आचार्य नरेंद्र देव के सामाजिक दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव भारतीय समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख विचारक और नेता थे। उनका सामाजिक दर्शन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय समाज की जड़ों में फैले हुए असमानता, अन्याय और सामंती प्रवृत्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके विचारों में सामाजिक न्याय, समानता और मानवता के उच्चतम मूल्यों का समावेश था। आचार्य नरेंद्र देव ने समाज के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय, आचार्य नरेंद्र देव ने यहाँ पर सामाजिक न्याय को अपने विचारों का केंद्रीय तत्व माना। उन्होंने सभी वर्गों और जातियों के लोगों के समान अधिकारों की वकालत की। उनका मानना था कि वास्तविक समाज सुधार तभी संभव है जब समाज के सभी हिस्सों को न्याय और अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जाति व्यवस्था, भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और सामाजिक समरसता की आवश्यकता पर जोर दिया। तो भेदभाव, कुरीतियों, आडंबर, इन सब पर तो सभी ने आवाज़ उठाई है, ये पॉइंट तो बनता ही है। अब समानता और स्वतंत्रता की भावना, तो आचार्य नरेंद्र देव ने सामाजिक और आर्थिक समानता को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने यह विचार किया कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वह जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर, तो उन्होंने ये सब अस्वीकार किया है। उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित करने की कल्पना की है जहाँ सभी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हो और उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले, जो कि हकीकत में संभव नहीं है। ये सभी बातें इन लोगों ने कही हैं, वो हकीकत में तो संभव नहीं है, बट ये हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ अलग ही है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं, शिक्षा का महत्व। नरेंद्र देव ने यहाँ पर शिक्षा को समाज के विकास का एक प्रमुख साधन माना है। उन्होंने यह तर्क किया है कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही समाज के लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा। उन्होंने शिक्षा में सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बने, उत्तरदायी पूर्ण नागरिक बने, ठीक है, समझ गए। समाजवादी दृष्टिकोण, आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवाद की विचारधारा को अपनाया जो कि व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय सामूहिक कल्याण पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा है कि समाज का विकास तभी संभव है जब आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो। ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमीर के अच्छे नेता सपोर्ट होते हैं, तो अच्छे नेता सपोर्ट होते हैं तो उनको ज़्यादा
कंपनियों का फंड मिलता है उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। ठीक है, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए एक मजबूत समाजवादी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधन मिले। कृषि और ग्रामीण विकास। आचार्य नरेंद्र देव ने भारतीय समाज की आधारशिला को कृषि पर आधारित माना। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी, कहा कि कृषि सुधार और ग्रामीण सशक्तिकरण के बिना सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है गुरुजी। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी भलाई के लिए नीतियाँ बनाने का समर्थन किया। राजनीतिक चेतना। आचार्य नरेंद्र देव ने राजनीतिक चेतना को जागरूक करने के लिए सक्रियता दिखाई। उन्होंने भारतीय नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है ताकि नागरिक एक सशक्त और स्वतंत्र समाज में रह सके। अब देखिए यहाँ पर ये सभी बातें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग तो एक एक्सट्रीम हैं। ये चाहते हैं कि पूरा समाज एक ऐसा बन जाए जिसमें कोई भी आडंबर कुरीतियाँ ना हो। कोशिश करनी चाहिए ऐसा बनाने की, बट ये हमेशा से थी हैं और रहेगी, क्योंकि जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर कुछ बुरा है, कुछ बुरा है जहाँ पर भी कुछ अच्छा है, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, बी फ्री, मस्त रहिए। और निष्कर्ष भी पढ़ लेते हैं हम। आचार्य नरेंद्र देव का सामाजिक दर्शन भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। उनके विचारों में समाज के असमानताओं और अन्याय के खिलाफ एक गहन समझ विकसित की और उन्होंने एक ऐसे समाज की आवश्यकता पर जोर दिया जहाँ न्याय, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों का सम्मान किया जाए। उनका दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है और भारतीय समाज के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। उनके विचारों का मूल्यांकन करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि एक स्थायी और समृद्ध समाज की स्थापना के लिए सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। दैट्स इट गाइस, क्लियर हो चुका है हमारा ये पूरा। मैंने जितना कोशिश की है, देखो पहले तो मुझे ये वीडियो बनाने का मूड नहीं था, मैंने तो भी फिर सोचा कि बना लेता हूँ तो बना लिया है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, हेल्प हो पाई हो तो कमेंट कर दीजिए आपके कोई विचार हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं, वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ सूचना आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अब यहाँ तक आपने वीडियो देखा है लास्ट तक तो कमेंट कर देना अपना नाम लिखकर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।